हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल भौतिकी। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हम जो ये सीरीज़ चलाने वाले हैं ये किस तरीके से चलाने हैं उसका पूरा रोड मैप हमने तैयार किया था। आज जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि आज हमारा पहला टॉपिक जो इस सीरीज़ का होगा वो होगा बोर मॉडल। और इस क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे बोर मॉडल के बारे में वो भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था। चलो फिर से रिवाइज करा देते हैं। इस सीरीज़ में हम पढ़ेंगे आज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बोर मॉडल। बेसिक कॉन्सेप्ट में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि बोर की वजह से क्या चेंजेज आए। तो आज पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो बोर था, बोर से पहले था रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था जिसमें उसने बताया था कि एक एटम होता है। ओके ठीक है, मान लिया एक एटम है। उसने बोला था कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियाई होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इतना भी ठीक था। फिर उसने बोला था कि जो एटम होता है इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, एंड कॉन्टिन्यूसली ये रिवॉल्व करते हैं। ये सारी चीज़ें उसने बोली थी न्यूटोनियन मैकेनिक्स के पर्सपेक्टिव से। बट अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आई थी उसके पास प्रॉब्लम ये आई थी कि इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स और हम जैसे पढ़ते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस, तो उसमें एक चीज़ होती है कि जब भी कोई पार्टिकल किसी भी एक पॉइंट या किसी के भी रोटेट करता है या एक्सेलरेट करता है, कोई भी एक पार्टिकल जब एक्सेलरेट करता है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो लगातार एनर्जी अपनी रेडिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू। और अगर कोई भी पार्टिकल ये जहाँ जैसे कि यहाँ मान लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन है, ये रेडिएट कर रहा है अपनी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में, तो ये क्या करेगा, ये धीरे धीरे अपने सर्कुलर पाथ में ना रह के ये धीरे धीरे स्पाइरल पाथ में आते हुए न्यूक्लियस में गिर जाएगा। जिसका मतलब ये था कि ये अनस्टेबल है, मतलब एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। बट इन रियल वर्ल्ड जो एक एटम होता है वो अनस्टेबल ना होकर स्टेबल होता है। जब रदरफोर्ड जी से ये बात पूछी गई तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया और वो हो गए फेल। एक और चीज़ हम जो इसमें बोर मॉडल के अंदर पढ़ेंगे, एक आएगा यहाँ पे अपने पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा। जब रदरफोर्ड जी से इसके बारे में पूछा गया तब भी वो ऐसे हो गए चुप, जैसे आप हो जाते हो वाइवा में चुप। तो ठीक है, बोर आया, बोर ने क्या बोला कि हाँ ठीक है, मैंने माना न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है वो ठीक है, इन्होंने उसको गलत नहीं बोला, लेकिन उसने एक वहाँ पे क्या बोलते हैं अपन, एक लिमिट सेट कर दी कि जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स होगी वो सिर्फ यहाँ तक सही है एटॉमिक के पर्सपेक्टिव से। अगर तुम जाओगे एटॉमिक के अंदर तो वहाँ पे तुम्हारे ऊपर एक लिमिट लगेगी। ये बात किसको बोली उसने, न्यूटोनियन मैकेनिक्स को। और वो लिमिट क्या थी उसकी, उसने बोला कि तुम बड़े लोगों के लिए ठीक हो। जैसे कि हमारे स्कूल में होता है दो तरह के टीचर्स, एक होते हैं टीचर्स जो 9 to 12 पढ़ाते हैं, दूसरे टीचर्स होते हैं जो प्राइमरी क्लास को पढ़ाते हैं। अब आपने कभी देखा होगा कि जो 9 to 10 12th के जो टीचर्स होंगे वो प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा पाते या हैंडल नहीं कर पाते, तो उनके लिए एक अलग से टीचर्स होते हैं जो उन्हीं की तरह बात करके उन्हीं की तरह रह के उनको अच्छे से समझ पाते हैं और समझा पाते हैं। वही कॉन्सेप्ट उसी की बेसिस पे यहाँ पे क्या लाया, ये तो एक समझाने का वे था। बोर ने क्या बोला कि हाँ ठीक है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो थी वो ठीक है, इसने बोला ठीक है, बट इसने एक वहाँ पे लिमिट सेट कर दी, बट ओनली फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब बोर ने क्या बोला कि जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है वो सिर्फ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ही एप्लीकेबल होगी। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे बोर ने किस पे ऊपर बात की थी, एटम्स पे। और जो एटम्स अपने होते हैं ये आते हैं अपने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के अंदर। माइक्रोस्कोपिक मीन्स माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटे, जिन्हें हम इजीली नहीं देख पाते, और ये होते हैं हमारे नैनोमीटर के अंदर, नैनोमीटर रेडियस में ये पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए तो एप्लीकेबल है बट माइक्रोस्कोपिक के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फिर इसने अपना लॉ दिया और इसने अपने लॉज में, जिन्हें हम बोर मॉडल के पोस्टुलेट्स बोलते हैं, उसमें इसने बताया कि जो एटम है
इस एटम को इसने डिफाइन करने के लिए क्लासिकल जो अपनी चल रही थी उस टाइम पे, और ये टाइम कब का था, 1913 का। 1913 तक जो अपनी क्लासिकल मैकेनिक्स जो एक पीक पे थी उस वक्त, उस क्लासिकल मैकेनिक्स को साथ लेके इसने एक नया रूप दिया क्वांटम मैकेनिक्स। जिसे हम बोलते हैं कि बोर के बाद जो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स आज जो हमारी इस लेवल पे है, उस क्वांटम मैकेनिक्स को जो स्टार्टिंग फेज दिया था, स्टार्टिंग पुश दिया था, वो दिया था बोर जी ने। ओके, तो इसने क्या बोला क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। अब हम बात करते हैं इसके पोस्टुलेट्स के थ्रू बोर ने क्या बताया, क्या रदरफोर्ड के मॉडल में कमियां थी जो बोर ने कंप्लीट की। तो ये हम चलते हैं इसके पोस्टुलेट्स में। अभी तक हुआ इसके बेसिक बातें कि बोर था कौन और कैसे आया और उसने क्या चेंजेस किए। ठीक है, चलते हैं इसके पोस्टुलेट्स के बारे में। ओके, सो पहली चीज तो इसने वही सेम रिपीट की जो रदरफोर्ड ने बोली थी। रदरफोर्ड जी ने क्या बोली थी, उसने बोली थी एटम हैज ए सेंटर that is called न्यूक्लियस। ओके, ये तो अपने रदरफोर्ड जी ने भी बोल दी थी, तो बोर ऐसा कौन हो गया जो इसको गलत बोलने वाला है। ठीक है, ये चीज़ें हमारी थी बोर ने ऑलरेडी बोल चुकी थी, और बोर ने कैसे बोला था ये हमने देखा था। तो उसने फिर जो कंक्लूजन दिया अपनी इस थ्योरी का, तो थ्योरी के कंक्लूजन में उसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं न्यूक्लियस चार्ज के सराउंड एक सर्कल में क्या करते हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बट वो भूल गए कि न्यूटन जी बैठे हैं अपने यहाँ पे। न्यूटन ने ऑलरेडी थ्योरी दे रखी थी कि अगर वो सर्कल में करेगा, रिवॉल्व करेगा, तो कॉन्टिन्यूस एनर्जी वो अपनी क्या करेगा, रेडिएट करेगा और सेंटर में आके गिर जाएगा। इसका मॉडल हुआ वहीं पे फेल। फिर आए अपन बोर जी पे बात करते हैं। इसने फर्स्ट पोस्टुलेट में अपनी पहली चीज़ें क्या बताई उसने कि एटम हैज ए सेंटर दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, दूसरी चीज़ जहाँ पे रदरफोर्ड फेल हुआ था वहाँ पे उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व around the nucleus, electrons revolve around the nucleus within a फिक्स ऑर्बिट। उसने जो चीज चेंज की, उसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेंगे, ना उससे पर ना उससे नीचे। तो उसने क्या थ्योरी दी कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों तरफ अगर इलेक्ट्रॉन इस सर्कल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो वो सिर्फ इसी सर्कल के अंदर रिवॉल्व करेगा। अगर वो कोई इलेक्ट्रॉन इस सर्कल के अंदर है तो वो सिर्फ इसी सर्कल के अंदर रिवॉल्व करेगा और कहीं रिवॉल्व नहीं करेगा। इसके बाद उसने बोला कि फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगा। थर्ड बात जो उसने बोली कि इन दीज ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन, जिसे हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स neither gain nor lose their एनर्जी। ओके, और वो एनर्जी किसकी टर्म्स में, रदरफोर्ड के मॉडल में हुई थी रेडिएशन के रूप में। तो उसने बोला था कि इन दीज ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन नाइदर गेन और लॉस दियर एनर्जीज। मतलब उसने सीधा सा बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व तो करेगा बट ना ही वो एनर्जी अपनी लूज करेगा
और लूज करने से वो ऑर्बिट के अंदर गिरेगा, ना ही वो उसको गेन करेगा। ओके, अब इसी चीज़ को समझाने के लिए उसने क्या बोला कि जो एनर्जी लेवल्स हम देख रहे थे न्यूटन्स के अंदर, तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्या बोल रही थी, जो एनर्जी लेवल्स है वो क्या है, एक कॉन्टिन्यूस वे में है, लाइक सीधा चले जा रहे हैं, एक कॉन्टिन्यूस वे में एनर्जी अपनी इंक्रीज हो रही है। जैसे हम मानते हैं कि जैसे हम दौड़ लगा रहे हैं, तो हमारी दौड़ में क्या होती है कि कॉन्टिन्यूस वे में हमारी स्पीड इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होगी। ऐसे तो नहीं होगी कि एक बार 10 किलोमीटर चल रहे हैं फिर सीधा 20 किलोमीटर पे आ गई, ये नहीं होगी। तो न्यूटन ने क्या बोला कि ऐसे कॉन्टिन्यूस वे में चलेंगे। बट बोर जी आए अपने, ये तो कुछ अलग ही सरफेस माइंड के थे, क्योंकि ऑलरेडी ये किस लैब में इसने ये पोस्टुलेट दिया था, रदरफोर्ड की लैब में दिया था, जहाँ पे रदरफोर्ड ऑलरेडी फेल हो चुका था। वहाँ से निकल के इसने ये वाले पोस्टुलेट्स दिए। तो उसने बोला कि ये तो बोला ही था कि लाइक इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी गेन करेगा ना ही एनर्जी लूज करेगा, तो फिर ये रहेगा कैसे। तो उसने बोला कि जो इसके अंदर जो एनर्जी लेवल्स होंगे, एनर्जी जो लेवल्स होंगे वो कॉन्टिन्यूस वे में ना होके डिस्क्रीट वे के अंदर होंगे। एनर्जी लेवल्स आर इन डिस्क्रीट वे। अब डिस्क्रीट वे को अपन कैसे समझ सकते हैं, डिस्क्रीट वे को तुम ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि एक कोई क्लास है, वेल सेटेड क्लास है, जैसे हम क्लासेज में पढ़ते थे, तो उस क्लास में क्या होता था कि ऐसे बेंचेज रखी होती थी, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड। तो उनमें क्या होता था कि या तो बच्चा फर्स्ट रो में बैठेगा या सेकंड रो में। ऐसे तो नहीं होता है कि फर्स्ट रो में बच्चे बैठे हैं फिर फर्स्ट और सेकंड रो के बीच में नीचे बैठे हैं, या फिर खड़े हैं बच्चे फिर सेकंड रो में बैठे हैं, ऐसे नहीं होता। उसने बोला कि या तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट रो में होंगे या फिर सेकंड रो के अंदर होंगे, इनके बीच में नहीं होंगे। ओके, सो ये चीज़ हम किससे डिफाइन करते हैं, डिस्क्रीट वे में। डिस्क्रीट वे क्या हो गया, समझ में आ गया आपको, ठीक है। उसने बोला कि एनर्जी लेवल्स आर इन डिस्क्रीट वे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तो यहाँ पे होंगे या फिर यहाँ पे होंगे, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। और इस चीज़ को उसने समझाया। अच्छा, कॉपी हो गया था आपका ये, अरे कर लिया करो बिना भाई। ओके, उसके लिए उसने दिया था, थर्ड पॉइंट हुआ था अपना, फोर्थ। क्वांटाइजेशन रूल। अब ये क्वांटाइजेशन रूल क्या था, ये थोड़ा समझ लेते हैं। क्वांटाइजेशन रूल के अंदर उसने बोला था एक क्वांटाइज क्वांटिटी क्या होती है कि वो इंटीजर वैल्यू जो देगा वो ना तो आधा ना पूरा, ना तो आधा ना सवा, वो देगा पूरा का पूरा। तो क्वांटाइज रूल के अंदर क्या है, उसने बोला था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओके, इसने बोला था एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंटीजर मल्टीपल ऑफ एच अपॉन में 2 पाई। अभी इंटीजर मल्टीपल का मतलब क्या है, इंटीजर का मतलब हम समझते हैं कि यहाँ पे इंटीजर का मतलब यह होता है कि या तो वो है ही नहीं, दैट मीन या तो वो 0 है या फिर उसको सीधा 1 पे आएगा वो। इसके बीच की जो नंबर्स होते हैं पॉइंट्स के अंदर नंबर्स, वो हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये बोला था बोर ने। उसने बोला था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, अब एंगुलर मोमेंटम अपना क्या होता है, तो पहले ये समझते हैं कि इसका मतलब क्या था। इसका मतलब ये था कि उसने बोला था कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा L, इसको हम डिनोट करते हैं L से, वो होगा H अपॉन में 2 पाई का इंटीजर मतलब मल्टीपल, और इंटीजर में अपन लेते हैं n, ठीक है, जहाँ पे n की वैल्यू अपन क्या लेंगे 1 2 3 ऐसे, या फिर हम 0 ले सकते हैं, ठीक है। 0 का मतलब ये होगा कि उसका कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं है। बट हम बात करेंगे फर्स्ट सेल से, क्योंकि
पहले से सेल्स गएंगे, यहाँ पे जो इन्होंने नंबर डिनोट किए थे n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, फिर इसके बाद चला गया एक और n इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इस सेल के अकॉर्डिंग उसने क्या बोला कि जो इनके एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, h अपॉन में 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल। मतलब अगर हम बात करेंगे फर्स्ट सेल की, जो यहाँ पे अपने पास जो n है, n को हम बोलते हैं क्वांटम नंबर नहीं, n होगा यहाँ पे अपना सेल नंबर, ओके, किस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसने बोला कि जैसे कि मान लो हमें फर्स्ट सेल के लिए एंगुलर मोमेंटम देखना है, तो फर्स्ट सेल के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा अपना, एल इज इक्वल टू में एच अपॉन में 2 पाई। सेम इसने बोला कि इससे अगली सेल के अंदर हमने एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो उसने बोला कि अगली सेल के अंदर हमारा होगा 2h अपॉन में 2 पाई, ना कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 1.5h अपॉन 2 पाई। ये हमारा ना हो कि h अपॉन 2 पाई की जस्ट अगला क्या होगा 2h अपॉन 2 पाई। तो ये चीज़ इसने बोली क्वांटाइज रूल, ओके। तो इसको इसने डिफाइन किया कुछ इस तरीके से, L इज इक्वल टू में NH अपॉन में 2 पाई, जहाँ पे n अपना क्या था 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ओके। हम आखिर तक जाएंगे इसके बारे में, ओके। ये इसने दिया। फिर हमारा पॉइंट आता है कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। तो हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे जो हम एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, ये हम उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। और ये क्या आते हैं, किस में आते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी में आते हैं। और वेक्टर्स क्या होते हैं ये आपको पता ही है, क्योंकि आप आ चुके हैं कॉलेज में। तो कॉलेज में आने के बाद आपको वेक्टर और स्केलर के बारे में तो पता ही होना चाहिए। फिर भी मैं बताता हूँ, वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका एक मैग्नीट्यूड और एक फिक्स डायरेक्शन होती है, ओके। सो एल अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर एंड स्केलर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पी। पी क्या है अपने यहाँ पे, मोमेंटम, जो कि हम लीनियर मोमेंटम बेसिकली यूज करते हैं। आर है अपना पोजीशन वेक्टर, ओके। सो इन दोनों का क्रॉस मल्टीपल होता है एंगुलर मोमेंटम। और अपना पी क्या होता है यहाँ पे, पी अपना होता है एम वी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो जो हमारा एम होता है वो एक मास होता है, जो कि स्केलर क्वांटिटी होती है। बट जो वेलोसिटी टर्म होती है ये फिर से एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हमारा ये होता है, यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास आता है आर क्रॉस एम एंड वी। इसको हम इक्वेशन देते हैं 1। सो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, एम एक स्केलर क्वांटिटी तो हम इसको हटा देंगे, एंड आर क्रॉस वी। अब हम जानते हैं कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उनका जब क्रॉस प्रोडक्ट हम करते हैं तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आता है वो आता है कुछ हमारा इस तरीके से, एम आर वी एंड साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है यहाँ पे, साइन थीटा बेसिकली होता है जो वेक्टर क्वांटिटी हमारी दो थी उनके बीच का एंगल, ओके। सो इतना आपने समझा। अब हम देखेंगे इस साइन थीटा, जो इसके थीटा है उसकी वैल्यू क्या होती है बेसिकली, क्योंकि अगर हमने सब कुछ ऐसे फिक्स लेके चल रहे हैं तो इसका भी कोई एक फिक्स वैल्यू होगी जिसके अकॉर्डिंग हम एंगुलर मोमेंटम हम डिफाइन करते हैं, ओके। सो यहाँ पे हम देखते हैं इसका। तो जैसे कि कोई भी एक ऑर्बिट है, सर्कल है, ठीक है, आपको जैसे यहाँ पे बैठा दिया एक सर्कल के ऊपर, ओके। अब इस सर्कल के ऊपर जैसे कि आपने वो झूला देखा होगा, ऐसे लंबा बड़ा सा झूला चलता है, देखा है आपने, झूला भी होगा। तो उसमें जैसे कि आपको यहाँ पे बैठा दिया हमने, तो इसके जो सेंटर से आपकी जो डिस्टेंस होगी ये तो क्या होगी, एक फिक्स डिस्टेंस होगी, क्योंकि अगर डिस्टेंस चेंज हुई मतलब आप गए यमराज जी के पास। तो ये फिक्स डिस्टेंस हमने क्या ले रखी है, आर वेक्टर। अब ये झूला क्या है, या तो इस डायरेक्शन में चलेगा या फिर इस डायरेक्शन में चलेगा, या तो ऐसे चलेगा या फिर ऐसे चलेगा, इसके अलावा तो कहीं चलता नहीं है वो। तो अगर या तो ऐसे चलेगा या ऐसे चलेगा, हम चलाएंगे इसको नीचे क्योंकि ये हमारी क्लास है। तो अगर ये नीचे चल रहा है तो ये क्या हो, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, जो वेलोसिटी हम वेक्टर ले रहे हैं उसकी डायरेक्शन, ओके। तो अब इसके और इसके बीच का हमें देखना है एंगल। तो इसके और इसके बीच का एंगल कौन सा होगा, ये वाला, जो कि हमें क्लियरली लिख रहा है 90 डिग्री का है। अब आप बोलोगे कि चलो ये 90 डिग्री का हो गया, अगर ये कहीं और से शुरू होते तो क्या होगा। तो सपोज दैट हम इसको यहाँ से शुरू करते हैं,
यहाँ पे भी हमारा आर वेक्टर होगा। अब अगर आर वेक्टर हम यहाँ से शुरू करेंगे इसको, तो या तो हम इधर चलेंगे या हम इधर चलेंगे। दोनों ही केसेस के अंदर जो इस दोनों के बीच का एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। ओके, अब आप इस सर्कल पे कहीं पे भी आप ले सकते हैं इनको अपने आप को, और इमेजिन करना वहाँ से जब आप चलोगे, अब आप बोलोगे हम ऐसे रोटेट करते हैं, बट आप ऐसे रोटेट नहीं, वो एक जो आपके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है वो ऐसे डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है, फिर आप रोटेट करते हो। किसकी वजह से? क्योंकि आप सेंटर से बंधे हुए हो आर वेक्टर की वजह से। ओके, बीच का एंगल अपना क्या हो गया, फिक्स एंगल हो गया 90 डिग्री। लेट्स पुट इन दिस इक्वेशन, एंड यहाँ पे साइन 90 क्या होता है, बेसिकली 1 होता है। ये तो आपको पता होगा, 10वीं क्लास में पढ़ के आए हो आप। तो एम आर वी एंड ये क्या हो गया 1। ओके, सो एंगुलर मोमेंटम हमारा बेसिकली जो इसका मॉड्यूल है, सॉरी मॉड्यूल नहीं, मैग्नीट्यूड फॉर्म जो आई है वो क्या आ गई हमारे पास, एम वी आर। ओके, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन ये आ जाएगी सेकंड, बता तो दिया करो कम से कम। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को जब हम मर्ज करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा, हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा एम वी आर इज इक्वल टू में एन एच अपॉन में 2 पाई। ओके, ये इक्वेशन आ गई हमारी थर्ड, जो कि आगे जाके हम इसको यूज करेंगे। कहाँ पे यूज होगी? इस इक्वेशन का मेन पर्पज क्या था, जो क्वांटाइजेशन रूल था, और इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइज कंडीशन। बोर मॉडल की क्वांटाइज कंडीशन, ये हमारी क्वांटाइज कंडीशन हो गई। ठीक है, अब ये वाला क्वांटाइजेशन रूल हो गया हमारा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अभी हमने पढ़ा था इससे पहले कि इलेक्ट्रॉन नाइदर गेन नॉर लूज देयर एनर्जी। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन कैन गेन और lose their energies, एनर्जी लेवल्स करेक्ट करना ही, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के पास अपनी खुद की कोई एनर्जी नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या होते हैं, एनर्जी लेवल्स के अंदर होते हैं। ओके, इसको आप एक ऐसे तरीके से मान सकते हैं कि जैसे कि आप हो, आप अभी क्या हो, न्यूट्रल हो। ठीक है, ना आपके ऊपर कोई लोन है, ना आपने किसी को दे रखा है लोन। दोगे तो कैसे, क्योंकि आप अभी पढ़ रहे हो और पैसे तो आपके पास होते नहीं हैं। ठीक है, तो इमेजिन आप हो यहाँ पे, ना आपने किसी को लोन दे रखा है, ना किसी से लोन ले रखा है। तो अभी क्या होगे, आपकी जो एनर्जी है, जिसे आप सेविंग्स बोल सकते हैं, तो एनर्जी जो है आपकी न्यूट्रल पे है। अब मान लो आपके पास आए न्यूक्लियस भाई साहब कोई और, अब आपको पड़ गई रुपए की ज़रूरत। क्यों? आपकी गर्लफ्रेंड ने बोल दिया कि इसको घूमने जाना है, तो आपको चाहिए रुपए। अब उन रुपए कहाँ से लेके आओगे आप लोगे किसी दूसरे से जाके, अपने किसी फ्रेंड से। ओके, अब उस फ्रेंड से आपने क्या लिए, रुपए, बट फ्रेंड से रुपए लेने के बाद तो उसको देना नहीं होता, तो आप फ्रेंड से ना लेके किसी ऐसे इंसान से रुपए ले रहे हो जो कि आप लीगली ले रहे हो, ना कि इलीगल तरीके से। तो आपने इससे क्या लिए, कुछ रुपए, मतलब इससे क्या ली, कुछ एनर्जी का कर्ज रख लिया अपने आप पे। तो ये क्या करेगा आपको, जब तक आप वो एनर्जी या वो रुपए जो आपने लिए हैं इससे, वो जब तक आप इसको नहीं दोगे वापस, ये आपको छोड़ेगा नहीं, आपका पीछा सुबह शाम दिन रात आपको फ़ोन करके सताएगा। सेम हालत क्या हुई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ। इलेक्ट्रॉन अपने मस्त आराम से एंजॉय कर रहा था, एक बार आया वो एटम के पास, एटम के न्यूक्लियस के पास, उससे इसने कुछ एनर्जी उधार। एनर्जी कितनी आई अपनी फर्स्ट सेल में, जो कि हम बेसिकली पढ़ते हैं और आगे हम ड्राइव भी करेंगे इसके बारे में। इसने ली -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस क्यों ली, माइनस का अपन मान सकते हैं कि इसने कर्जा ले रखा है इससे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ने ये लिया। अब न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस इसको बोल रहा है कि या तो तू मेरे को ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, मेरे को एनर्जी इतनी दे या कहीं से दिला, मैं तेरे को छोड़ दूंगा, अदरवाइज मैं तेरे को आज इस जन्म में तो छोड़ने वाला रहा। ओके, तो वही चीज़ हुई यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कैन गेन और लूज देयर एनर्जी लेवल्स
और ये एनर्जी लेवल्स कैसे लूज करेगा या कैसे गेन करेगा, यही सेम चीज़ है। ये वाली चीज़ आएगी यहाँ पे अपना कि अगर जैसे कि इलेक्ट्रॉन, जैसे कि अब आपको उससे छूटना है तो आप क्या करोगे, या तो आप उसको रुपए नहीं दे रहे हैं, अगर आप उसको रुपए नहीं दोगे तो क्या होगा, वो आपको मांगता रहेगा, आप बोलोगे ठीक है आप फ़ोन करते रहो मैं नहीं दे रहा। तो एक आप उस कॉन्स्टेंट सिचुएशन में है कि वो उससे ज़्यादा रुपए देगा नहीं तुम्हें, ना आप उसको लौटा रहे हो। तो वहाँ पे एक पाथ जो आपका एक मान लो एक पाथ जो लाइफ पाथ है, यहाँ पे इसका सर्कुलर पाथ है, तो ये अपने सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहा है आराम से, ठीक है, क्योंकि इसके पास नहीं है रुपए कुछ भी, तो ये आराम से इसमें रह ही जा रहा है। फिर इसको आइडिया है कि अगर मैं कहीं से एनर्जी लेता हूँ तो ये मेरे को छोड़ देगा। तो इसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स गेन एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे अपनी एनर्जी गेन करेगा, वो गेन कर देता है अपनी एनर्जी, या तो गेन करेगा या फिर रिड्यूस। और इसने कहाँ से किया, इसने किया फोटोन्स के थ्रू, ठीक है। इसने फोटोन को बोला कि तू मेरे को अपनी एनर्जी दे ताकि मैं यहाँ से रिलीज हो पाऊँ, ओके। और कई फोटोन्स होते हैं वो बोलते हैं कि लाइक और एनर्जी वो खुद निकलते हैं, मैं तेरे से जा रहा हूँ तू भले ही उसके पास और कर्जे में जा, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स जो अंदर वाली सेल होती है, इसके अंदर क्या है, इसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या करेगा, ये कोई फोटोन लेगा जिसकी एनर्जी या फिर कोई लाइट वेव हम जो इसके ऊपर रेडिएट करते हैं, इमिट करते हैं इसके ऊपर, तो वो क्या करेगा कि 13.6 अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या लेगा, उस एनर्जी को लेगा, यहाँ पे उसको रिड्यूस करेगा, इसका हो गया कर्जा पूरा माफ, और ये यहाँ से निकल के फ्री हो जाएगा, ओके। ऐसे ही अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और इसकी जो एनर्जी लेवल है इतनी एनर्जी ये लेगा और यहाँ से फ्री हो जाएगा। इसके जस्ट अपोजिट एक और खेल हो जाता है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है सेकंड सेल के अंदर जैसे हम बोलते हैं, इसकी एनर्जी बेसिकली हम जानते हैं कि -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब ये क्या करेगा कि यहाँ से अपनी एनर्जी को रिड्यूस कर देगा, एक टाइम के बाद क्या करेगा, आराम से चल रहा है कर्जे में, फिर इसने क्या किया, कुछ ना कुछ बहाना लगा कि मेरी तबीयत खराब है, ये है वो है, ऐसा कुछ बहाना लगा के और कर्ज ले लिया उससे। तो यहाँ से यहाँ पे आने में अपनी कितनी एनर्जी और लूज करेगा, ये इन जनरल होगा 10.2, ठीक है। अब ये क्या करेगा, न्यूक्लियस 10.2 एनर्जी और उधार लेके, और ये 10.2 एनर्जी क्या हो गया, बाहर निकाल देगा, ठीक है। 10.2 एनर्जी इमिट करा फोटोन के रूप में, और फोटोन की एनर्जी को अपन किस तरीके से लिखते हैं, एच म्यू में, जहाँ म्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, इसमें इमिट करके ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ वाले सेल में, ओके। तो इसी चीज़ को हमने समझाया है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन कैन गेन और लूज देयर एनर्जी लेवल्स। और जो इन दो एनर्जी लेवल्स जो होते हैं, दो एनर्जी लेवल्स जो होते हैं N1 एंड N2, इनके बीच का जो एनर्जी लेवल होता है कि फिक्स्ड क्वांटिटी होती है। लाइक जैसे कि इसने डिस्क्रीट बोला तो डिस्क्रीट वे में ही एनर्जी अपनी लूज करेगा और एनर्जी अपनी गेन करेगा, एक कॉन्टिन्यूस वे में नहीं चलेगा। जस्ट लाइक यहाँ से उसने -13.6 से कुछ एनर्जी ली, और वो ऐसे नहीं है कि इन दोनों के बीच में यहाँ आ गया इलेक्ट्रॉन कि हाँ चलो इतना तो हो, ऐसा नहीं होगा। उसमें होगा या तो वो यहाँ पे है अपने आराम से रह रहा है, या फिर वो यहाँ पे आएगा, ओके, इन दोनों के बीच में नहीं रहेगा। और मान लो दो इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे क्या मान लिया, पहले यहाँ पे वो लूज कर रहा है अपनी एनर्जी, ठीक है। सो पहले कहाँ पे था, इस स्टेट के अंदर था जिसको हमने बोला इनिशियल स्टेट, ठीक है, जहाँ पे भी था। फिर वो कहाँ पे आ गया, अपनी अगली स्टेट के अंदर, फाइनल स्टेट के अंदर। और जो इनके दोनों का एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो होता है हमारा एच म्यू, जो कि एक तरीके से होता है फोटोन एनर्जी जो हम बोलते हैं, क्योंकि या तो ये फोटोन से एनर्जी लेगा या फोटोन्स को एनर्जी फोटोन के रूप में अपनी एनर्जी रिड्यूस करेगा, ठीक है। सो एक इक्वेशन अपनी आती है यहाँ पे, वहाँ इक्वेशन आई थी अपनी थर्ड, यहाँ पे इक्वेशन आती है अपनी फोर्थ। उस इक्वेशन को हम इस साइड में लेके चलते हैं सारी इक्वेशंस को, ताकि हमारे बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमारी इक्वेशंस आई थी, फर्स्ट थर्ड इक्वेशन आई थी mvr इज इक्वल टू में NH अपॉन में 2 पाई, इक्वेशन नंबर थर्ड, ओके। नेक्स्ट इक्वेशन अपनी आई कि इनिशियल एनर्जी, अब वो भले ही एक्साइटेड स्टेट में हो या फिर डी एक्साइटेड, दैट मीन भले ही वो N1 में हो या फिर N3 में, कहीं पे भी हो, उसकी इनिशियल स्टेट होगी। उसके बाद जस्ट अगली उसकी एनर्जी जो स्टेप होगी,
जस्ट अगला लेवल, ऐसे नहीं कि एक छोड़ के एक, जस्ट अगला। ओके, तो जस्ट अगले में जो डिफरेंस होगा एनर्जी का वो क्या होगा अपने पास, एच में। ओके, गॉट इट, ठीक है। फिर उसने दिया, अब उसने ये बोल तो दिया कि एनर्जी एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगा, बट कैसे रिवॉल्व करेगा, वो घूमेगा कैसे, और उसकी जो एक्सेलरेशन है वो रिड्यूस क्यों नहीं हो रही, वो वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों नहीं निकल रही, उसको उसने एक्सप्लेन किया अपने नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, जो कि उसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बेसिकली, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रल होता है, और जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो अपोजिट चार्जेज, हम जानते हैं कि दो अपोजिट चार्जेज के ऊपर क्या लगता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो अपोजिट चार्जेज के ऊपर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब वो दो अपोजिट चार्जेज भी होते हैं, दो सेम चार्जेज के ऊपर भी होता है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये बेसिकली किस पे लगता है, चार्जेस पे, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे दो मास है, तो दो मास के ऊपर भी सेम फोर्स लगेगा, बट उसका नाम वहाँ चेंज होकर वो क्या हो जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सो इसने क्या बोला कि यहाँ पे नॉर्मली जो न्यूटन ने बोला था, पहले से न्यूटन ने क्या बोला था कि यहाँ पे जो चार्ज लग रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के ऊपर लगेगा। अब हम जानते हैं कि दो चार्जेस का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम डिनोट करते हैं एफ ई से, जी क्या होगा 1/4 जो कि हमारा क्या होता है, कॉन्स्टेंट 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। पहला चार्ज हम लेते हैं Q1, दूसरा हो गया Q2, अपॉन में इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस होती है उसका स्क्वायर, जो इन दोनों चार्जेस की बीच की डिस्टेंस होती है उनका स्क्वायर होता है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे जो पहला चार्ज है अपना, ये तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हमें इतना तो पता चल गया कि Q1 जो होगा वो E1 है माइनस E है। अब Q2 जो चार्ज है वो किसका है, न्यूक्लियस का चार्ज, ठीक है। अब न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज है, एक है न्यूट्रॉन, एक है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन मैंने बताया था न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन जो मैंने बोला था वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि न्यूट्रॉन के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, मतलब यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इसके ऊपर तो इस पूरे न्यूक्लियस की वजह से ये लग रहा है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बट हमें ये नहीं पता कि इस न्यूक्लियस के अंदर कितना चार्ज है। ओके, तो पहली चीज़ हमें पता चल गई प्रोटॉन की वजह से चार्ज लग रहा है, ठीक है, पहली चीज़ हमें क्या पता है, प्रोटॉन की वजह से। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन जब हम काउंट करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो इक्वल्स टू होते हैं एटॉमिक नंबर के, और एटॉमिक नंबर हम किससे देखते हैं, जेड से डिनोट करते हैं, ये आप सबको पहले से पता है। ओके, सो जेड तो क्या हो गई, एटॉमिक नंबर। एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, ई चार्ज होता है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया इसके ऊपर, टोटल चार्ज हो जाएगा इसके ऊपर जेड ई। ओके, सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू, तो सब्स्टिट्यूट करने पर वैल्यू अपने पास क्या आई है इसकी, एफ ई जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसकी वैल्यू अपने पास आती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट जेड ई माइनस ई अपॉन में आर स्क्वायर। ओके, ये चीज़ें हो गई इक्वेशन 5। अब अगली चीज़, अगला इसने बताया कि चल ये तो बता दिया हमें, ये तो नॉर्मली हमें पता होता है, हमें बहुत पहले पढ़ा देते हैं ये चीज़ें, बट इससे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि ये घूम कैसे रहा है। तो घूमने में जो इसका साथ दे रहा है, अब घूमने में बेसिकली हमें पता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कि कोई चीज़ अगर स्टेबल है तो स्टेबल रहेगी, अगर वो चीज़ मूव कर रही है तो विदाउट किसी फोर्स के वो मूव नहीं करेगी, या तो उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है या उसके अंदर ही ऐसी भावना है कि वो भागे जा रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होता है, अंदर इसके तो कोई भावना है नहीं, क्योंकि मैंने बताया था अभी इसकी एनर्जी होती नहीं है इसके पास कुछ भी, तो इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है जो इसको घूमने में मदद कर रहा है, और उसी एक्सटर्नल फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स।
ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या रोल होता है यहाँ पे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बेसिकली काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को उस न्यूक्लियस के चारों ओर घुमाने का, ठीक है। अब और इसके साथ ही उसका काम है कि उस एक फिक्स्ड जो ऑर्बिट है उसके अंदर उसको घुमाने का काम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। अगर ये फिक्स फोर्स उसके चारों तरफ अगर घुमाता है तो उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, जो उसको उसके पास खींच रहा है उसके साथ पार्टनरशिप या समानता करनी होगी, इक्वलिटी। अगर इक्वलिटी नहीं है तो वो क्या करेगा, अगर सेंट्रीफ्यूगल ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, जो खींच रहा है उसको धक्का मार के इसको कहीं और ही लेके चला जाएगा। या फिर सेंट्रीफ्यूगल कम है और इलेक्ट्रोस्टैटिक ज़्यादा है तो ये क्या बोलेगा, तू भले ही घुमाए जा पर घूमते हुए आना तेरे को मेरे पास ही है, ठीक है, जो कि लड़कियां लड़कों को अक्सर बोलती हैं। तो बोर ने क्या बोला कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो कि उसको घुमाने में मदद कर रहा है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसको हम बेसिकली लिखते हैं mv²/r से, जहाँ पे m क्या होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी, r क्या होता है उनके बीच की जो डिस्टेंस है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है वो। ये इक्वल्स हो जाएगा अपने पास 1/4πε0 ZE -E/r²। ओके, इतना समझ में आ गया, ठीक है। इसको इक्वेशन देते हैं अपन 6, और ये चीज़ चूँकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इस इक्वेशन को हम लिखते हैं हमारे फॉर्मूला टेस्ट में। ठीक है, तो बेसिकली जब हम फोर्स को इक्वल्स करेंगे तो हम क्या करते हैं, उनका मैग्नीट्यूड फॉर्म लेते हैं। ओके, सॉरी, तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि जब भी हम फोर्स को इक्वल रखते हैं, दो फोर्स को जब हम इक्वल रखते हैं तो हम क्या लेते हैं, उनका मैग्नीट्यूड फॉर्म लेते हैं। मैग्नीट्यूड विच मीन्स जो क्वांटिटी रियल के अंदर नेगेटिव है या पॉजिटिव है उसको हम मैग्नीट्यूड लेके उसका सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, नेगेटिव वैल्यू भले ही वो सेपरेटली उसको यूज करेंगे, बट अगर किसी के इक्वल्स रख रहे हैं अगर तो उसका मैग्नीट्यूड फॉर्म को हम इक्वल रखते हैं उनके। तो यहाँ पे जो चार्जेज हमारे पास नेगेटिव चार्जेज हैं इनका हम लेंगे मैग्नीट्यूड, ना कि इनको इक्वल रखेंगे। और मैग्नीट्यूड जब लेंगे तो हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है इसको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे एज ए पॉजिटिव चार्ज E। ओके, और इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या होता है ये आपको पता ही है, कमेंट्स में बताना, ठीक है। ये हो गया ये। फिर इसने कुछ नाम दिए थे, जैसे कि इसने बोल दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर ही रिवॉल्व करेगा, उस फिक्स ऑर्बिट के अलावा अगर वो कहीं जाता है तो उसको क्या लेना पड़ेगा, पार फोटोन से एनर्जी उधार लेनी पड़ेगी तभी ही वो जा सकता है। या फिर अगर कहीं अंदर जा रहा है तो भी उसको कुछ ना एक एनर्जी फोटोन के रूप में उसको इमिट करनी पड़ेगी या रिड्यूस करनी पड़ेगी तभी वो अंदर जा सकता है, ठीक है, ये बोल दिया। तो जिस फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर वो रिवॉल्व कर रहा है, बोर ने क्या बोला कि जिस फिक्स ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है उसको नाम उसने दिया स्टेशनरी सेल। ओके, उनको उसने नाम क्या दिया, स्टेशनरी सेल्स। इसके बाद उसने कुछ और बताया, उसने बोला कि चलो ठीक है स्टेशनरी सेल्स के अंदर ये ऑर्बिट कर रही हैं, और उसने बोला कि सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर है। तो उसने बोला कि अगर ये सर्कुलर ऑर्बिट में है तो जो इनकी न्यूक्लियस के साथ जो इसकी डिस्टेंस होगी जिसे हम बोलते हैं बेसिकली रेडियस, जो रेडियस होगी वो रेडियस भी क्या होगी, एक फिक्स रेडियस होगी। मतलब अगर इसके बीच की जो रेडियस है तो यहाँ से उसको हम मेजर करेंगे, यहाँ से मेजर करें, यहाँ से मेजर करें, यहाँ से मेजर करें, वो एक फिक्स रेडियस होगी। उसी के साथ अगर सेकंड सेल के अंदर यहाँ से रेडियस मेजर कर रहे हैं या फिर यहाँ से मेजर कर रहे हैं तो वो भी क्या होगी, एक फिक्स रेडियस होगी।
और रेडियस के साथ ही उसने बोला कि जो इसकी वेलोसिटी और एनर्जी होगी ये दोनों भी क्या होंगी, फिक्स होंगी। तो स्टेशनरी ऑर्बिट्स के साथ इसने क्या बोला, these cells fix radius, velocity and also their energy. ये सारी चीज़ें भी उसकी क्या होंगी, फिक्स होंगी। तो ये थे कुछ बोर के मॉड्यूल्स, सॉरी ये थे बोर मॉडल के कुछ पोस्टुलेट्स जो बोर ने दिए थे 1913 के अंदर। ओके, और इन्हीं पोस्टुलेट्स के थ्रू उसको 1922 के अंदर नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने ये तो बोल दिया कि रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी उसकी फिक्स होंगी। फिक्स तो होंगी, हम चलो मान लिया, बट फिक्स क्या होंगी वो हम डिफाइन करते हैं कि उसकी एनर्जी क्या होगी, रेडियस क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, और किस बेस पे हम बोल रहे हैं कि वो फिक्स होगी। ठीक है, अब बोर है, उसने ऐसे ही तो बोला नहीं होगा क्योंकि बंदा पढ़ा हुआ है, रदरफोर्ड लैब से है। ठीक है, तो वो चीज़ें देखते हैं। ये क्या हुआ, हमारा पोस्टुलेट्स यहाँ पे हुए, जहाँ से हमें बेसिकली 2 इक्वेशन नहीं 3 इक्वेशंस मिली थी। अब हम इसको देते हैं, छोड़ो इसको, ये इक्वेशन, इसको जो नाम दिया था वो, एंड एक इक्वेशन अपनी आई थी इनिशियली जहाँ पे वो है अभी, और वहाँ से या तो गेन करके ऊपर जा रहा है या लूज करके नीचे आ रहा है। फाइनल स्टेट जो होगी इसकी वो किसकी होगी, एच म्यू के इक्वल। एक इक्वेशन इसको दे देते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जहाँ पे हम करते हैं कुछ फॉर्मूला की बात। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आते हैं फॉर्मूलाज। हम क्या करते हैं, इक्वेशंस। रेडियस वगैरह इनके फॉर्मूला हम डिफाइन करते हैं और कैसे वो बोल रहा है कि फिक्स होती हैं, क्योंकि हम ठहरे साइंस वाले और ऊपर से फिजिक्स में, तो बोलने से तो किसी की बातें मानते नहीं है, हमें चाहिए मैथमेटिकल इसका प्रूफ। तो फर्स्ट हम बात करते हैं रेडियस की। ठीक है, अब रेडियस क्या थी, हमारे पास 2 इक्वेशंस आई थी। इक्वेशन दिस वन जो हमारे पास आई थी क्वांटाइज रूल की, एंगुलर मोमेंटम की, और दूसरी आई थी हमारे पास स्टेबल कैसे है वो उसके अंदर, जो कि रदरफोर्ड जो था वो बताने में फेल हो गया था ये चीज़ें, क्योंकि उस बेचारे को नहीं पता था कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ये दोनों अगर बराबर होंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा। अरे नहीं पढ़ा हुआ था वो इतना। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन थी अपने पास ये, इनको यहाँ पे फिर से लिखते हैं। और क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है लिखने का। एक इक्वेशन हमारे पास ये आई थी जिसको हम यहाँ पे नंबर देते हैं 1, एंड दूसरी इक्वेशन आई थी mv² अपॉन में r इज इक्वल टू में 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट ZE E अपॉन में r²। अब तुम यहाँ देखो, इस इक्वेशन के अंदर ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये भी कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है ये आपको पता है, कमेंट में ज़रूर बताना। इसकी वैल्यू हमें पता है, जहाँ पे भी ये कांस्टेंट है, ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, जैसे हम बोलते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट। सॉरी, बोल्ट्जमान कांस्टेंट नहीं है ये, याद रखना, ये नॉर्मल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम आगे बताएंगे। ठीक है, जहाँ पे ये क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फॉर फ्री स्पेस। ठीक है, 4 पाई तो होता ही है सॉलिड एंगल की, सॉलिड एंगल ही होता है ये। जेड एटॉमिक नंबर कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन चार्ज कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आर। अगर हमें यहाँ पे निकालना है रेडियस, इसकी वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से वेलोसिटी जो है उसको नेगलेक्ट करते हैं। अगर एक बार के लिए वेलोसिटी नेगलेक्ट होती है तो हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ आर बचता है, जहाँ से हम निकाल सकते हैं रेडियस। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, v² दे रखा है। अगर इसका हम स्क्वायर कर देते हैं इस इक्वेशन का, और इसमें डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं, चलो
ये इक्वेशन थी हमारी सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, इसका स्क्वायर करके हमने डिवाइड किया, जो कि हमारे पास क्या आएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट जेड ई एंड ई अपॉन में आर स्क्वायर, एंड नीचे आ जाएगा इसका स्क्वायर दैट इज एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर। अब जो चीज़ें तुम्हें अच्छी नहीं लग रही, दो बार दिख रही है, उनको हम हटा देते हैं। जैसे कि वी स्क्वायर यहाँ पे हटा देते हैं, एम यहाँ पे एम स्क्वायर है, एक एम यहाँ से हटा देते हैं। सेम चीज़ें इधर आ जाइए, दूसरा और कोई कट नहीं रहा है इसमें, नहीं हो रहा, चलो कुछ भी। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अब देखो एच स्क्वायर भी नहीं कट रहा, एन स्क्वायर भी नहीं कट रहा, 4 भी नहीं कट रहा, नहीं 4 कट रहा है हमारा, 4 पाई 4 से 4, 1 पाई से 1 पाई हटता है, और भी कुछ हट रहा है, चलो देखते हैं आगे। अभी तक तुमने ये चीज़ें नोट कर ली होगी, तो हम इसको करते हैं रफ, बढ़ते हैं अपने अगले कदम पे, जहाँ पे अपना मिशन है रेडियस को फाइंड आउट करना। यहाँ से क्या आ जाता है हमारे पास, वन अपॉन एक m बचा यहाँ पे, एक r बचा और एक r स्क्वायर बचा, ठीक है। इधर से क्या बचता है हमारे पास, इधर से ऊपर जो बचेगा वो बचेगा z ई स्क्वायर, ठीक है। अब जो नीचे वाला है ये भी तो ऊपर जाएगा, तो नीचे क्या बचा था अपने पास पाई, पाई यहाँ पे आ गया, और क्या बचता है हमारे पास, हमारे पास बचता है एप्सिलॉन आर स्क्वायर एन स्क्वायर एच कट, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर, ये चीज़ हमारे पास बची है। अब फिर से हमारे पास वही चीज़ आ गई, सेम जगह पे दो चीज़ें दिख रही है, वो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, तो हम यहाँ से फिर से आर स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल आउट करेंगे और इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे फॉर रेडियस आर। तो ये आर यहाँ पे जाएगा, आर इक्वल्स टू आर यहाँ पे चाहते ये वाली टर्म सारी ऊपर आएंगी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नोट अपॉन, और नीचे क्या आ जाएगी अपने पास ए स्क्वायर पाई एम जेड, ठीक है। अब इसमें देखो एन नंबर ऑफ सेल्स वेरी करेगा, जेड एटॉमिक नंबर वेरी करेगा। बेसिकली हम बोर मॉडल के अंदर हाइड्रोजन लाइक एटम्स की बात कर रहे हैं, बट हाइड्रोजन लाइक एटम्स में भी हम दूसरे एटम्स को हाइड्रोजन की तरह बना सकते हैं, ये चीज़ें आपको पता है, भूल मत जाना इसको। तो उस बेसिस पे जेड भी वेरी करेगा, ठीक है। एच प्लांक कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा। एप्सिलॉन नोट परमिटिव ऑफ फ्री स्पेस है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा। ई स्क्वायर चार्ज है, कांस्टेंट है। पाई कांस्टेंट है। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टर्म्स को हम लेते हैं अलग, तो ये क्या हो गई एच स्क्वायर एप्सिलॉन नोट डिवाइडेड बाय पाई एम ई स्क्वायर, ओके। एंड अलग से टर्म्स क्या बचे अपने पास, एन स्क्वायर अपॉन में जेड, गॉट इट। ये चीज़ हमारे पास आई है। अब जो इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ये हमें पता होती है, वैल्यू होती है इसकी आर इज इक्वल टू में, इस जो कांस्टेंट की टर्म वैल्यू होती है वो होती है 0.53 एंगस्ट्रम, ओके। और 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। अब हम इसे एंगस्ट्रम के अंदर क्यों करते हैं, क्योंकि ये रेडियस जो है वो इलेक्ट्रॉन और एटम के बीच की डिस्टेंस है। बोलने पर हमें लग रहा है कि हाँ डिस्टेंस इतनी तो होगी जो हमें दिख जाएगी, बट नहीं, इतनी होती है कि बहुत छोटी डिस्टेंस होती है जो हम नहीं देख पाते अपनी आंखों से, ओके। तो वो बहुत छोटी डिस्टेंस होगी जो कि कितनी होगी 0.53 एंगस्ट्रम। एंड आफ्टर दैट अपने पास क्या बचा एन स्क्वायर अपॉन में जेड, ठीक है। सो इस कॉर्नर पे लिखते हैं, आपकी बार अपन उस पर बोर हो गए लिखते लिखते। रेडियस क्या आ गया अपने पास, रेडियस आ गया अपने पास आर इज इक्वल टू में 0.53 एन स्क्वायर अपॉन जेड, और एक इसमें आइए एंगस्ट्रम के अंदर।
अब देखो, जैसे कि न्यूटन बोर ने बोला था कि किसी भी सेल के अंदर उसकी रेडियस क्या होगी, फिक्स होगी, ठीक है। अब मान लो हमने फर्स्ट सेल लिया, फर्स्ट सेल के अंदर n इक्वल टू में 1 लिया। अब n इक्वल टू अगर 1 ले रहे हैं तो उसकी जो रेडियस आ रही है वो फिक्स आ रही है। अब इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर कहीं पे भी हो, n इक्वल टू तो 1 है उसके लिए, z भी उसके लिए फिक्स रहेगा, और ये क्या आ गई, कॉन्स्टेंट। तो मतलब उसका क्या हो, फर्स्ट सेल के अंदर जो उसकी कहीं पे भी हम रेडियस मेजर करेंगे तो वो क्या होगी, फिक्स होगी, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये हो गई अपनी फर्स्ट थिंग। सेकेंड फॉर्मूला शीट में अपने यहाँ वेलोसिटी, वेलोसिटी जिसको हम डिनोट करते हैं v से, ठीक है। एंड ये क्योंकि n सेल्स के लिए ले रहे हैं ना, ठीक है। जो हमारी इक्वेशन आई थी, इक्वेशन दिस वन, ठीक है। अब हमें पता था कि वेलोसिटी क्या होती है, mvr इज इक्वल टू में NH अपॉन में 2 पाई, पता है हमें। निकालना क्या है हमें, वेलोसिटी। सो v इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, NH अपॉन में 2 पाई mr। m की वैल्यू हमने अभी डिफाइन की है, ये वैल्यू एज इट इज हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम वैल्यू पुट करेंगे r की, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ r, जो कि नहीं दिख रहा होगा आपको। इन अबव एक्सप्रेशन, ठीक है। चलो रखते हैं वैल्यू हम r की। v इज इक्वल टू में NH अपॉन में 2 पाई m इंटू में, अब r 1 अपॉन r है, तो जो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे वो भी क्या करेंगे, इसका जस्ट पोजिट करके, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, उसमें जो डिनोमिनेटर में था वो आ जाएगा न्यूमिनेटर में, जो कि हमारे पास था m पाई ई स्क्वायर z अपॉन में, ठीक है। नोमिनेटर में क्या था, न्यूमिनेटर में वो था हमारे पास h कट स्क्वायर एप्सिलॉन नोट एंड ऑल्सो n स्क्वायर, ठीक है। एक n से n कैंसिल आउट, h से h कैंसिल आउट, और कुछ हो रहा है, पाई से पाई हटा दो, m से m हटा दो, वैल्यू क्या बची हमारे पास, v इज इक्वल टू में ऊपर हमारे पास बचता है ई स्क्वायर अपॉन में ई स्क्वायर जेड अपॉन में, नीचे बचता है 2 ऑल्सो h एंड ऑल्सो एप्सिलॉन नॉट, ओके गॉट इट, ठीक है। एंड n भी बचता है ना, ठीक है। सो v क्या हो गया हमारे पास, अब देखो वही सही से, ई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, 2b कॉन्स्टेंट है, h कॉन्स्टेंट है, एप्सिलॉन नोट कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट नहीं कौन सा है, z अपॉन में n, ये चीज़ हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट नहीं है, ठीक है। अब जो ये वैल्यू है, इस पूरी वैल्यू की, इसकी वैल्यू जो हमारे पास होती है बेसिकली, वो हमारे पास होती है जो हम निकालते हैं, इसकी वैल्यू होती है 2.18 इंटू 10 टू पावर 6, और ये 6 किस में होती है, मीटर पर सेकंड के अंदर, 6 जेड अपॉन में n मीटर पर सेकंड, ओके। सो v की वैल्यू फिर से हमारे पास क्या आ गई, 2.18 इंटू 10 टू पावर 6 जेड अपॉन में n मीटर पर सेकंड। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है किसके अंदर, IIT जैम के अंदर, IIT जैम आई थिंक 2022 के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आया था कि उसने हाइड्रोजन एटम के लिए वेलोसिटी पूछी थी, ओके। हाइड्रोजन एटम के लिए वेलोसिटी और ग्राउंड स्टेट के अंदर,
तो अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू याद है तो आप डायरेक्ट उसके अंदर ऑप्शन था 2.2 × 10⁶, आप उसको क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आपको पूरा मेथड फॉलो करना पड़ेगा। अब मैंने पूरा मेथड फॉलो ना करके डायरेक्ट आपको ये भी बता सकता था, ओके, बट मैंने पूरा मेथड फॉलो क्यों किया कि हाइड्रोजन एटम के लिए तो ठीक है, बट सपोज दैट हाइड्रोजन लाइक एटम आ गया आपके पास लिथियम, तो उसके लिए जेड की वैल्यू तो चेंज हो जाएगी, लिथियम के लिए 3 होती है। ऐसे ही कुछ और एटम आ गया वो हाइड्रोजन लाइक एटम जो हम बोलते हैं, तो उसके लिए जेड की वैल्यू डिफरेंट होगी। अगर आपको नहीं पता जेड न्यूमिनेटर के अंदर या डिनोमिनेटर के अंदर, तो आप तो 2.18 × 10⁶ लिख के आओगे, जो कि फिर आपका गलत हो जाएगा और मार्क्स वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, 2 चीज़ें होती हैं। थर्ड वन आती है अपनी एनर्जी। ओके, सो एनर्जी अपन निकालते हैं। हो गया कॉपी ये सारा। थर्ड आता है एनर्जी, और एनर्जी में आप जानते हो जो टोटल एनर्जी हमारे पास होती है, टोटल एनर्जी ये होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये सिर्फ एक हाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जो हम करते हैं mgh। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग सकती है, ठीक है। जैसे हाइट के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते हैं, mgh। वैसे ही अगर हम देखते हैं 2 चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी अगर हम देखते हैं, तो 2 चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही 2 मास के बीच में पोटेंशियल एनर्जी लग सकती है, तो 2 मास के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी लगती है उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे चूंकि हम बात करते हैं चार्ज के लिए, तो चार्ज के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी हम इनका क्या करेंगे 1 by 1 निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, देन उसके बाद दोनों को ऐड अप कर लेंगे। ओके, ऐसे करते हैं, ये थोड़ा ईजी पड़ेगा अपने लिए। तो इसके अंदर फर्स्ट अपन करते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली हमारे पास, अब हमने बोला था स्टार्टिंग बोर जो चला था वो कंप्लीटली क्वांटम के बेसिक से नहीं चला था, नहीं कंप्लीटली क्लासिकल वे में चला है, वो चला है क्लासिकल प्लस क्वांटम वे के अंदर। ठीक है, विच हम बोल सकते हैं सेमी क्लासिकल। जहाँ पे आप टेक्स्ट बुक में कहीं पढ़ोगे तो आप वहाँ पे दिखोगे कि सेमी क्लासिकल मॉडल्स का नाम देंगे। ठीक है, वे। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है 12 mv²। ओके, v की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आई थी यहाँ पे, वो सेम वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे जैसे हमने रेडियस की वैल्यू वेलोसिटी के अंदर पुट की थी। अब ये वैल्यू हम क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, क्योंकि हमने निकाली है, और हमारी चीज़ जो होती है उसको हम कैसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं E² 2h ε0 एंड z/n, इसका स्क्वायर। मार्कर थोड़ा लाइट हुआ आई थिंक। ओके, सोल्व करते हैं इसको। सो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो आएगी यहाँ से क्या आ गई 1/2 m एज इट इज एंड 2 में, यहाँ से क्या हो जाएगी स्क्वायर करेंगे तो E4 z हो जाएगा z², इसका हो जाएगा 2 का करेंगे 2 2 4 h² ε0² एंड ऑल्सो n²। ठीक है, ओके। आगे हम करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, यहाँ पे m कहीं पे भी नहीं है, m एज इट इज, E4 एज इट इज क्योंकि कहीं पे भी नहीं है, z² ऑल्सो एज इट इज, ये भी नहीं है, 2 और 4 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, h² ε0² एंड n²। अब सेम जो हमने पहले फॉलो करके आ रहे थे वो सारी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चार्ज, z यहाँ पे वेरी करेगा, 8 कांस्टेंट है, h² कांस्टेंट है, प्लस ε0 कांस्टेंट है। कांस्टेंट टर्म्स एक साइड, वेरिंग टर्म अलग साइड।
ओके, सो लिखते हैं, ये सारा नोट करते जाना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको फाइनल फॉर्मूले याद तो रखनी है, प्लस में फॉर्मूले कैसे ड्राइव हो रहे हैं वो चीज़ें भी आपको याद रखनी है। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी, अब कांस्टेंट टर्म कौन कौन सी थी, m(E4) अपॉन में 8h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ओके, ये थी हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स। एंड आगे वाली टर्म्स आई थी z² अपॉन में n²। ठीक है, समझ गए, समझना होता है। ठीक है, अब ये वाली सारी क्या है हमारे पास कॉन्स्टेंट्स है जिनके वैल्यूज आपको पता होंगे। अगर नहीं पता है तो चलो मैं बता देता हूँ, बट इनको सोल्व करूंगा नहीं, सोल्व करना है आपको। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारे पास 9.1 × 10⁻³ kg। ठीक है, चार्ज क्या होता है 1.6 10⁻⁻19, और ये किस में होता है कूलम्ब के अंदर। 8 एज इट इज। एच क्या होता है प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड, इसका ऑल्सो स्क्वायर है। एंड एप्सिलॉन नॉट क्या है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू हमारे पास 8.854 × 10⁻12 मीटर। ओके, एंड लास्ट में था हमारे पास z² अपॉन में n²। ओके, आगे हम करते हैं, जब इसको हम पूरे को सोल्व करेंगे तो टर्म हमारे पास आएगी काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास आएगी। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो इसकी जो फाइनल वैल्यू आती है वो होती है हमारे पास 13.6 एंड z² अपॉन में n² एज इट इज। तो जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी वो क्या आई हमारे पास 13.6 z² अपॉन में n²। ओके, ये वाला फॉर्मूला याद रखना अभी के लिए, काइनेटिक एनर्जी। अब टोटल एनर्जी का हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो फाइंड आउट। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको पता हो तो एक चीज याद रखना हमेशा, पोटेंशियल जो एनर्जी होती है वो होती है दो मास के बीच में जब हम निकालते हैं। ठीक है, सो कांस्टेंट टर्म एज इट इज 4πε0। दो मास के बीच में बोलेंगे तो ग्रेविटेशनल, दो चार्ज के बीच में बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चार्ज, पहला चार्ज क्या था न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का चार्ज हमने डिफाइन किया था Ze से। दूसरा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, इस बार हम इसका नेगेटिव साइन साथ में लेंगे बिकॉज ऑफ हम यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रहे हैं, ना कि इनको इक्वल रख रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इसकी रियल वैल्यू ले रहे हैं और रियल वैल्यू के अंदर इसका क्या होगा नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अपॉन में आर। ओके, आर क्या है यहाँ पे रेडियस। ठीक है, v इक्वल टू, अब जो टर्म्स हमारे पास अलग है वो एज इट इज रखते हैं, ze² अपॉन में 4πε0। ठीक है, और आर हमारे पास क्या आएगी, आर हमारे पास होता है h², सॉरी आर हमारे पास बेसिकली होता है h² ε0 अपॉन में πm(e²). ओके, एंड यहाँ पे लिखते हैं z² अपॉन में n। ओके, क्या ओके n² अपॉन z। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में r इक्वल टू में πm(e² अपॉन में h² ε0, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास z अपॉन में n²। ये वैल्यू एज इट इज यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा πm(e² अपॉन में h² ε0 z अपॉन में n²। ठीक है,
जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल आउट करेंगे, जो नहीं हो रही है वो एज इट इज रखेंगे, ठीक है। v इज इक्वल टू में माइनस जेड स्क्वायर ई स्क्वायर ई फोर, पाई से पाई कैंसिल आउट, m एज इट इज डिवाइड 4 एज इट इज, h स्क्वायर एज इट इज, एप्सिलॉन नोट स्क्वायर हो जाएगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, एन स्क्वायर। सेम वही चीज़ें हम यहाँ पे फॉलो अप करेंगे। जेड वेरिंग है, इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, सॉरी चार्ज कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, ये तीनों टर्म्स ऑल्सो कांस्टेंट। इनको लिखेंगे हम अलग, माइनस में m E4 अपॉन में 4h स्क्वायर एप्सिलॉन नोट स्क्वायर इंटू में जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाली टर्म कुछ सिमिलर लग रही है हमारे काइनेटिक एनर्जी की तरफ से, बस काइनेटिक एनर्जी में क्या डिफरेंस हुआ, यहाँ पे 8 आ रहा है, वहाँ पे 4 आ रहा है, तो उसको 8 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 m E4 अपॉन में 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नोट स्क्वायर इंटू में जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू 2 को हटा के जो इसकी वैल्यू हमने निकाली थी वो क्या निकाली थी, 13.6, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये दिखेगा आपको, तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या होगी, माइनस में 2 इंटू में 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, ओके। पोटेंशियल, और इस पोटेंशियल को ऐसे डिनोट ना करके उसको हम लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ये, क्योंकि आप कंफ्यूजन हो जाओगे वेलोसिटी और पोटेंशियल के अंदर, ओके। सो पोटेंशियल एनर्जी ये वाली आएगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी अपनी क्या हो जाएगी, ये हमारे पास बेसिकली हो जाएगी माइनस में 27.2 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, ठीक है। अब हम निकालते हैं टोटल एनर्जी, पहले वही इसका कंप्लीट फॉर्मूला लिखेंगे, फिर लास्ट में इसकी जो वैल्यू आती है वो लिखेंगे। कंप्लीट फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल टोटल एनर्जी को हम डिनोट करेंगे ई से। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आई थी, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आई थी m E4 अपॉन में 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नोट स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या आई थी हमारे पास, माइनस में m E4 4h स्क्वायर एप्सिलॉन नोट स्क्वायर जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर। इसमें से इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, टोटल m E4 अपॉन में 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नोट स्क्वायर और यहाँ पे जेड स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर। सेम काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म आ गई, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, एंड ये किस में आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। अब जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, अब ये जो एनर्जी है ये क्या है, एक जनरल एनर्जी है हमारे पास nth सेल के लिए। हम निकालते हैं फर्स्ट सेल के लिए एनर्जी, ठीक है। सपोज दैट हम फर्स्ट सेल की एनर्जी निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव, और ये क्या हुआ, फर्स्ट सेल इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1, और निकालते चलो हाइड्रोजन एटम के लिए, जैसे कि क्वेश्चन में आ गया कि हाइड्रोजन एटम के लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी, फर्स्ट सेल, ठीक है। तो ये एनर्जी निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस फॉर्मूला के अंदर हाइड्रोजन के लिए Z इज इक्वल टू 1 होता है, फॉर एच एटम Z इज इक्वल टू 1, एंड इफ ही से जैसे कि लाइक ग्राउंड स्टेट, तो हम वहाँ ग्राउंड स्टेट कौन सा देखेंगे, n इज इक्वल टू 1, ठीक है। दोनों चीज़ें यहाँ पे पुट करेंगे। एनर्जी हमारे पास फर्स्ट सेल की क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन की नहीं है, ये एनर्जी है उस एनर्जी लेवल की, जो एनर्जी सेल है n इज इक्वल टू 1 जो सेल है उस सेल की एनर्जी है, ना कि इलेक्ट्रॉन की।
अब जो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना कर्ज है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कर्ज है। जब ये इतनी एनर्जी चुका देगा या किसी से लेके, तो ये एनर्जी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। जैसे कि मान लो कि सपोज दैट ये कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से कर्जदार है। अब कोई यहाँ से एनर्जी आती है, हम किसी भी लाइट को यहाँ से, किसी वेवलेंथ की लाइट को हम यहाँ पे इसके ऊपर इमिट करते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसको एक एनर्जी देते हैं। अगर ये जो वेवलेंथ आ रही है, जो ये वेव आ रही है, इसकी एनर्जी अगर 13.6 है, अगर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, तो ये क्या करेगा, इसका जो ये कर्ज है इसको पूरे को चुकाएगा। एंड एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का जो न्यूट्रल स्टेट में होता है, जिसके पास कोई एनर्जी नहीं होती, इलेक्ट्रॉन अपने आएगा और इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ देगा। ठीक है, जस्ट इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। इस वक्त उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी 13.6 तक। फिर इसके बाद जैसे इसको कोई एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन फिर से एक्सलेट करना शुरू कर देगा। तो जो एक मिनिमम एनर्जी है, जो ये मिनिमम एनर्जी होती है किसी सेल से उस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने की, उस एनर्जी को बोलते हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब एक मिनिमम एनर्जी जिसको देने पर इसका, भले ही इसके पास रुपए जेब में एक भी ना हो, लेकिन जो इसका जो कर्ज था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, और ये जिससे उसने कर्ज लिया था वहाँ से फ्री हो चुका है। अब वो इंसान इसको कुछ नहीं बोल सकता। सेम यही चीज़ है, इसके पास था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, जो कि न्यूक्लियस की वजह से था। ठीक है, न्यूक्लियस की वजह से क्यों था, क्योंकि न्यूक्लियस क्या होता है, ज़्यादा हैवी होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। ओके, सो हैवी होने की वजह से क्या हो, इसका दबदबा ज़्यादा था, इसने उधार दिया। अब ये वाला इसने 13.6 इसने क्या लिया, कहीं से उधार लेके इसने दी। कहीं से उधार कहाँ से, आयनाइजेशन एनर्जी से इसने लिए, कि मेरे को 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे ताकि मैं इससे छुटकारा मिले मेरे को। इसने लिया एनर्जी और ये यहाँ से निकल गया। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, एक मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन लेके अपना जो ब्याज है, लाइक जो इसकी एनर्जी है नेगेटिव के अंदर, उसको कंप्लीट कवर अप करके उस एटम से बाहर निकल जाए। ठीक है, उस एनर्जी को बोलते हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी। समझ गए? ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर के अंदर। ओके, सो आयनाइजेशन, आपको एनर्जी समझ में आएगी, आयनाइजेशन एनर्जी। और दूसरा हम बोल सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी भी सेम होती है। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर, वो उसको फ्री करने के लिए जो एक मिनिमम एनर्जी हमें चाहिए होती है, उसे बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी। तो आज की, तो इसको कवर अप कर, अब इसके बाद आते हैं, सॉरी कवर अप कर लेते हैं। रेडियस जो आई थी हमारे पास, रेडियस बेसिकली हमारे पास क्या आई थी, h² ε0 अपॉन में m पाई e² z² अपॉन में n। फिर से गलत, ये होता है n² अपॉन में z। ओके, वेलोसिटी, वेलोसिटी अपने पास क्या आई थी, e² अपॉन में 2h ε0। ओके, एंड z अपॉन में n। टोटल एनर्जी अभी अपन ने निकाली है, -m e4 अपॉन में 8h² ε0² z² अपॉन में n²। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब जो उसने बोला था बोर ने कि स्टेशनरी जो सेल्स होंगी उसके अंदर उसकी रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी तीनों कांस्टेंट होंगी। रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी तीनों की तीनों यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, n² अपॉन z, z अपॉन n, z² अपॉन n², जो कि एक फिक्स्ड वैल्यू है किसी सेल के लिए। ठीक है, ये चेंज नहीं हो, किसी एक एटम और उस सेल के लिए फिक्स्ड वैल्यू होती है, उस पूरे सेल के अंदर इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो हमने लास्ट उसका लो लिखा था वो यहाँ पे सेटिस्फाई होता है। ओके, तो ये थे कुछ पोस्टुलेट्स बोर के, और
उसके कुछ फॉर्मूलाज। ठीक है, तो आज हमने ये वाले 3 फॉर्मूला डिराइव करें। एक चीज़ और आती है हमारे पास यहाँ पे, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं टर्म वैल्यू। टर्म वैल्यू इसका कुछ ज़्यादा तो फिजिकल मीनिंग नहीं है, बट हाँ टर्म वैल्यू एक बेसिकली जो रिसर्च वर्क्स होते हैं उसके अंदर टर्म वैल्यू को यूज करते हैं हम एज ए सिंप्लीफाइड फॉर कैलकुलेशन। टर्म वैल्यूज क्या होती है? टर्म वैल्यूज निकालने का तरीका होता है जो टोटल एनर्जी होती है उसको डिवाइड करते हैं एच सी से। ठीक है, एंड टोटल एनर्जी जो अपने पास ये आई है एंड इसको माइनस एच सी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आती है टर्म वैल्यू, जिसको हम डिनोट करते हैं। ये तो हमारे पास किस में होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर होता है। टर्म वैल्यू होती है हमारे पास सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। इसका फिजिकल मीनिंग ये है कि लाइक किसी 1 सेंटीमीटर के अंदर कितनी वेव्स, जो वेव होती है वो कितनी वेव्स आ सकती है, वो उसको बोलते हैं हम टर्म वैल्यू। ठीक है, वेव नंबर जो आते हैं उसको बोलते हैं हम टर्म वैल्यूज। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? T इज इक्वल टू में एच सी माइनस माइनस प्लस एम E4 अपॉन में 8 H क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर C Z स्क्वायर अपॉन में N स्क्वायर। ओके, ये होती है टर्म वैल्यू का फॉर्मूला। एक ये वाला याद रखना, और ये होता है सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर, फॉर्मूला नंबर 4। अब आते हैं कि जो हमारे पास एनर्जी लेवल्स थे उनकी एनर्जीज क्या होती है। तो एक सिंप्लीफाई एटम लेते हैं हाइड्रोजन, जो हम बेसिकली हर जगह उसको लेके आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन के लिए अब देखो ये एनर्जी हमारे पास। अब हाइड्रोजन एटम के लिए हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू तो हमें पता है -13.6। इसकी वैल्यू हाइड्रोजन के लिए n की वैल्यू क्या होती है 1, z की वैल्यू होती है 1। तो ग्राउंड स्टेट तो क्या हो जाएगी हमारे पास n इज इक्वल टू 1 पर इसकी एनर्जी हमारे पास हो जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला n इज इक्वल टू 2 पे 4, इसकी वैल्यू ऑलरेडी है -13.6। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसके लिए एनर्जी क्या आ जाएगी हमारे पास -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि इसके लिए n इज इक्वल टू 2 पर। सेम हम एनर्जी करेंगे n इज इक्वल टू 3 पे। n इज इक्वल टू 3 पे जब हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 9। 13.6 में 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस में 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल टू 3 पे। ऐसे हम n इज इक्वल टू 4 पे करेंगे और हम करते जाएंगे। अब आपने एक चीज़ नोट करी होगी यहाँ पे कि ये आपने कॉपी कर लिया होगा आई होप, कि जो एनर्जी है ये कांस्टेंट टर्म है। जेड भी एक तरीके से कांस्टेंट हम ले सकते हैं अगर हमने किसी एटम को डिफाइन कर रखा हो, कोई एटम हमें दे रखा हो तो उसके लिए कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी जेड। वैरी क्या करता है एन। तो जो एनर्जी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एन स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख रहा होगा कि जैसे हम एन की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। ओके, तो एक टाइम पे जब हम रखेंगे एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो एन टेंस टू इन्फिनिटी के ऊपर, जो कि कुछ यहाँ पे ऐसे मान सकते हैं एन टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो एनर्जी की वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0। ठीक है, जिसका मतलब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन था एक सेल पे जाने के बाद, मतलब एक स्टेट पे जाने के बाद उसकी एनर्जी जो क्या होगी एकदम कम, 0। एनर्जी कम मतलब जो उनके बीच का जो चार्ज था इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज वो बहुत कम हो चुका है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एटम से फ्री हो जाएगा उस एनर्जी लेवल पे, उस पॉइंट पे, और वो एटम से निकल जाएगा बाहर। ठीक है,
सो n टेंस टू इन्फिनिटी पे जो एनर्जी होगी उसकी क्या हो जाती है, एनर्जी जीरो, जो हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर, ठीक है। इतनी एनर्जी देंगे कि उसकी जो टोटल एनर्जी होगी क्या हो जाएगी, उसकी जो जीरो, एनर्जी जीरो होते ही क्या होगी, इलेक्ट्रॉन अपने नॉर्मल स्टेट के अंदर आ गया। नॉर्मल स्टेट मतलब जहाँ पे उसकी कोई भी एनर्जी है ही नहीं, ठीक है। और नॉर्मल स्टेट के अंदर आते ही वो एटम से क्या हो जाएगा, फ्री, ठीक है। सो आज हमने क्या पढ़े, पोस्टुलेट्स पढ़े। पोस्टुलेट्स के बाद क्या करें कि उसके कौन कौन से पोस्टुलेट्स है, रदरफोर्ड ने कहाँ गलती की थी। एक और रदरफोर्ड ने पहली गलती की थी स्टेबिलिटी के अंदर, कि एटम स्टेबल है या नहीं है, और उसका जो लॉ बोल रहा था उसके अकॉर्डिंग एटम अनस्टेबल हो रहा था, उसको वो डिफाइन नहीं कर पाया। दूसरी चीज़ उसने बोली कि हाँ, एक और चीज़ उसने बोली कि जो लाइन स्पेक्ट्रा, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा जिसको हम बोलते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया हमें, ठीक है। बट बोर ने क्या किया, इन दोनों ही कमियों को उसने पूरा करने की पूरी कोशिश करी। पहला उसने कोशिश करी स्टेबिलिटी, जो उसने वेल सेटल्ड डेफिनेशन दी उसकी, तो बोर ने क्या करा, स्टेबिलिटी को उसने डिफाइन किया। अब उसकी दूसरी चीज़ क्या थी, स्पेक्ट्रम। तो हम स्पेक्ट्रम को आज तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आज हमारा ऑलरेडी क्लास बहुत लेंथी हो चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में ही क्यों बात करते हैं हम, इसका मेन रीजन ये है कि एक तो ये सिंपल है, इसकी जो जेड होता है एटॉमिक नंबर 1 होता है, जिससे हम क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू हम जब इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं तो इजीली तरीके से हम निकाल लेते हैं। इसके बाद हम जब हाइड्रोजन लाइक एटम्स में जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन लाइक एटम्स में तुम मान सकते हो लिथियम, तो लिथियम को हाइड्रोजन लाइक एटम बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको निकालने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हाइड्रोजन लाइक एटम बनता है। बट 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये हाइड्रोजन लाइक एटम बन तो गया, बट जो इसका एटॉमिक नंबर है वो तो अभी भी 3 है। तो एक सिंपल वे में हम कंसिडर करने के लिए क्या करते हैं, वो जो सिंपल टर्म होती है उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, ये विच कैन से दैट एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ओके, जैसे आज हमने हर चीज़ें को इजीली तरीके से विद एग्जांपल जैसे समझा है हमें, वैसे ही हम अगली क्लास में समझेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा काम कैसे करता है, क्या बोर यहाँ भी फेल हुआ, ऑब्वियसली फेल हुआ होगा, क्योंकि हम जानते हैं फिजिक्स का लॉ ही यही कहता है कि कोई भी चीज़ 100% नहीं होती। क्योंकि आपने डिटोल के ऐड में भी पढ़ा होगा कि वो भी बोलता है कि 99.99% कीटाणुओं को मिटाएगा, बट 0.01% जो बचा है वही फिजिक्स का एरर है, जो फिजिक्स बोलती है कि 100% कुछ नहीं होता। तो इसी के साथ अगली क्लास में हम करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तब तक के लिए की स्माइल एंड पढ़ते रहिए फिजिक्स।